की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। शिमला के रामपुर से ये खबर है जहां एक भीषण आग का हादसा पेश आया है। ये आग का हादसा कूट पंचायत के पाकीधार गांव में हुआ, जहां आग से 3 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह हादसा सुबह 5 बजे के करीब पेश आया। ये मकान ग्राम पंचायत कूट के प्रधान रतन सिंह डोगरा का है। जिस वक्त मकान आग लगी उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इस 3 मंजिला मकान में 4 कमरे, 2 गौशालाएं और 1 किचन था। एक और अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सुक्खू कैबिनेट की आज तीसरी अहम बैठक हुई। राज्य सचिवालय में ये बैठक हुई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इसमें मौजूद रहे। बजट सत्र को लेकर इसमें चर्चा की गई। साथ ही रोजगार, महिलाओं को 1500 रुपए देने पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर भी इस अहम बैठक में चर्चा की गई। साथ ही जयराम सरकार में खोले गए 300 से ज्यादा संस्थानों पर भी फैसला इस बैठक में लिए संस्थानों को बंद करने या जारी रखने पर भी इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। कई अहम फैसले जो है इस बैठक में लिए जा सकते हैं। सुक्खू कैबिनेट के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, कर्नल धनीराम शांडिल बैठक में शामिल हैं। साथ ही हर्षवर्धन चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, सुक्खू कैबिनेट की तीसरी अहम बैठक है और जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि इसलिए भी इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। अभी तक क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है? जी हाँ, देखिए ये सुक्खू कैबिनेट की बैठक जो है यहाँ पर जारी है। ठीक 12:30 बजे यह बैठक शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री 12:30 बजे यहाँ राज्य सचिवालय पहुंचे थे। उसके बाद ये बैठक लगातार जारी है। देखिए सबसे अहम मुद्दा जो ये बताया गया कि इसमें जो बजट है राज्य सरकार का, जो अभी 14 मार्च से बजट सत्र शुरू होना, उस पर चर्चा होनी है और किस तरह से बजट में नई योजनाएं शामिल की जानी है, किस तरह का बजट होना चाहिए, सुझाव ले गए हैं आम जनता से भी, तो उसको लेकर अहम चर्चा यहाँ पर होनी है। जो जानकारी हम तक अभी पहुंची है वो जो है 50 एजेंडा आइटम बताए गए हैं कि उन पर जो है चर्चा होनी है, लेकिन ये भी जानकारी है कि उन सभी को जो है शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी पर जो होगा उस एजेंडे पर जो है चर्चा यहाँ पर होनी है। सप्लीमेंट्री कोई एजेंडा यहाँ पर नहीं लिया गया है। दूसरी जो सब कमेटियां बनाई गई हैं, कांग्रेस ने जो गारंटियां दी हैं उनमें से जो 2 गारंटी है महिलाओं को 1500 रुपए देने हैं, उसको लेकर भी एक सब कमेटी बनाई गई है। और दूसरी सब कमेटी जो रोजगार देने का वायदा कांग्रेस ने चुनावों के साथ के दौरान किया था 1 लाख रोजगार का, उसको लेकर भी एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। उसकी रिपोर्ट पर भी चर्चा यहाँ पर होनी है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि जो ओपीएस बहाली का जो गारंटी जिसे पूरी करने की बात जो है सुक्खू सरकार ने कही थी कि पहली कैबिनेट में जो है बहाल किया गया है, लेकिन इसकी अधिसूचना अभी जो है वो जारी नहीं की गई है। यानी अभी इसके लेकर जो है आज जो एसओपीज हैं, जो मानक हैं, वो आज तय किए जा सकते हैं। ये जानकारी जो है निकल कर आ रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है सुक्खू सरकार पर हमलावर है, खासकर संस्थानों को डीनोटिफाई करने को लेकर, और जगह जगह जो है धरने प्रदर्शन भाजपा कर रही है, हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने पिछले कल इसका जवाब भी दे दिया है कि जो संस्थान खोले गए थे उनमें का प्रावधान नहीं किया गया था। खासकर अब आज जो जैसी जानकारी निकल कर आई है, इसमें एजेंडा आइटम में ये शामिल भी है कि जो 300 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान खोले गए, उसमें कुछ स्कूल जो है अपग्रेड किए गए हैं, नए कॉलेजेस खोले गए हैं अप्रैल 2022 के बाद। तो क्या उनको जो है जारी रखना है या फिर उनको बंद करना है, इसको लेकर संभवतः आज जो है फैसला इस पर हो ही जाएगा। ये जानकारी जो है निकल कर आ रही है। और भी इसमें रोजगार की जहां तक बात है कि शायद शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं,
उनकी भर्ती के लिए शायद कोई ऐलान यहाँ पर जो है सुक्खू कैबिनेट बिल्कुल रणवीर, तो बेहद अहम ये कैबिनेट की बैठक जो है ये मानी जा रही है और कई अहम फैसले भी इसमें लिए जा सकते हैं। इस पर लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस की ओर से मिली जिम्मेदारी के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपना आभार भी व्यक्त किया। शिमला के रामपुर इलाके के पिथवी गांव में एक खबर से मातम परस गया। यहां के निवासी सेना के जवान पवन दंगल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। एक रिपोर्ट। ये तस्वीर है 28 साल के जवान पवन दंगल की। जो मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए। पवन दंगल शिमला के रामपुर इलाके के किन्नू पंचायत के पिथवी गांव के रहने वाले थे। वो सेना की उस टीम में शामिल थे जो पुलवामा के पदगामपोरा इलाके में छिपे उन 2 आतंकियों की तलाश में जुटी थी जिन्होंने रविवार को पुलवामा बाजार में संजय शर्मा नाम के कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों के एक मस्जिद में छिपे होने का पता चलने के बाद सोमवार रात से ही मुठभेड़ शुरू हो गई थी। कई घंटे तक चली गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी आकिब मुश्ताक और एजाज अहमद नाम के दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में जवान पवन दंगल घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। देखिए, on the basis of specific information that we received from the joint forces launched an operation here in Padgampura village. More than 30 houses were in the cordon, and after a long search, contact was established with the hiding terrorists. One of the terrorists had holed up inside a mosque, so the progress, the assault on the terrorists was a bit slow, and we were very careful to try and minimize the damage that would caused and any collateral that could happen. Unfortunately, in the initial exchange of fire, one of our brave jawans has lost his life, and we salute his bravery. खबरों के मुताबिक शहीद का पार्थिव शरीर बुधवार शाम तक उनके गांव पहुंचेगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कपिल ठाकुर, न्यूज़ 18, शिमला। तो आपको बताएं कि ग्राम पंचायत किन्नू के पिथवी गांव के रहने वाले 28 साल के युवा वीर जवान पवन दंगल शहीद हो गए। आज शाम शहीद पवन का अंतिम संस्कार होना है और श्रीनगर से चंडीगढ़ लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। चंडीगढ़ से वाया रोड लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। तो ये इस वक्त का अपडेट आपको दे रहे हैं। श्रीनगर से चंडीगढ़ लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर और चंडीगढ़ से वाया रोड लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रणवीर सिंह का। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, पार्थिव शरीर जो है आज श्रीनगर से चंडीगढ़ लाया जाएगा और फिर वाया रोड जो है उसको उनके जो गांव है वहां पर पहुंचाया जाएगा। क्या कुछ और तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, देखिए, अभी इसमें अपडेट ये निकल कर आई है कि जो जिला प्रशासन से थोड़ी देर पहले फोन पर हमारी बातचीत हुई थी तो ये जानकारी निकल कर आई है कि शहीद की जो पार्थिव देह है वो चंडीगढ़ पहुंच गई है और वहां से पार्थिव शरीर को जो है शिमला लाया जा रहा है। और वहां से सुबह जिस तरह की ये जानकारी निकल कर आई थी, जो सेना मुख्यालय की तरफ से यहाँ जिला प्रशासन को जानकारी दी गई थी कि आर्मी के जो चॉपर से है श्रीनगर से
पार्थिव देह को लाया जाएगा यहाँ राजधानी शिमला। 1 बजे तक जो है पार्थिव देह यहाँ पहुंचनी थी, लेकिन मौसम जिस तरह से खराब हुआ उससे जो आर्मी का चॉपर है वो उड़ान नहीं भर पाया और इसके बाद ये तय किया गया कि जो आर्मी का चॉपर है वो चंडीगढ़ तक जो है पार्थिव देह को उसमें चॉपर में लाया जाएगा और वहां से अब यहाँ लाया जाएगा और यहाँ से देर शाम तक जो है जो शहीद की पार्थिव देह है अपने पैतृक गांव पहुंच जाएगी। तो ये जानकारी अभी निकल कर आई है कि चंडीगढ़ से जो है पार्थिव देह है उसे सड़क मार्ग से यहाँ पर लाया जा रहा है और देर शाम तक आज जो है शहीद की जो पार्थिव देह है वो अपने पैतृक गांव पहुंच जाएगी। और ये भी जानकारी जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है कि आज जो है शायद अंतिम संस्कार संभव नहीं होगा, कल ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अलविदा कहा जाएगा। है ना जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जो आपने अपडेट अभी हमारे दर्शकों को है उसके लिए। और ब्रेक के बाद अब तक हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश के अंदर सब कुछ बंद करने का प्रयत्न हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे व्यवस्था परिवर्तन बता रहे हैं। वो जसवां परागपुर के डाडासीबा में बंद हुए संस्थानों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में ही प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सही करार दिया है। हमीरपुर में धूमल ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग था, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता शिक्षा विभाग के जरिए उनका बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार पर शिक्षा विभाग की दुहाई देना भी गलत है। आबकारी नीति का जवाब आबकारी विभाग से दिया जाना चाहिए था। भ्रष्टाचार तो आपका आबकारी नीति में हुआ है। तथाकथित तौर पे जो कहा गया कि जो कमीशन पहले 2% मिलता था, थोक के व्यापारी को 12% कर दिया गया। सरकारी दुकानें सारी बंद कर दी, 475 की 475, 849 को नहीं पूरी प्राइवेट सेक्टर में। तो जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक कुछ भी टिप्पणी ज़्यादा करना उचित नहीं है, न उनके पक्ष में न उनके विरोध में। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट ने सीबीआई के दलील को ठीक माना है, इसीलिए उनका कस्टडी जो है फिर दी गई है सीबीआई के पास। तो कुछ तो मेरिट उन्होंने देखी होगी तभी निर्णय लिया। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने लेख में लिखा कि मनीष सिसोदिया की फितरत साफ सुथरी छवि वाली है, फिर भी भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर है। ऐसा क्यों है? आखिर मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार करने की नौबत क्यों पड़ी? भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन से पनपी पार्टी आज भ्रष्टाचार के दलदल में क्यों है? उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को सशक्त करने की एवज में ऐसा करना पड़ा होगा। उनकी अगुवाई में दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी लोकतंत्र काले धन और झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। चुनाव में पार्टियां कारोबारियों से चंदा लेती हैं और कारोबारी सरकारों की मदद से भ्रष्टाचार के जरिए चंदा इकट्ठे करते हैं। बद्दी के तहत गुल्लरवाला के रहने वाले दारा सिंह नामी युवक को लापता हुए 40 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास दारा सिंह का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। इसे लेकर परिजनों ने थाना बद्दी में पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की और दारा सिंह ढूंढने की गुहार लगाई। बता दें कि दारा सिंह पर मंगलवार को 3 गाड़ियों में सवार होकर आए गुंडों ने पहले जानलेवा हमला किया। इसमें दारा सिंह के साथ जो 2 दूसरे युवक थे वो भाग गए और उसके बाद से ही दारा सिंह लापता है। घटना ऐसे हुई, मैं एक दिन पहले ऑपरेशन करा कर गया। शाम को मेरे दारे ने आंखों में दवाई डाली, उसके बाद में दारा मेरे पास से चला गया। सुबह मेरे को पता चला कि दारा आया नहीं, रात को घर वाले फ़ोन करते रहे।
बाकी फिर आपस में पहले इकट्ठे रहते थे, फिर अभी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसको लेकर फिर इनकी कहाँ सुनी होगी। प्रशासन से यही चाहते हैं अभी हमें जल्द से फिर जल्द भी दारा सिंह को भी ढूंढ के फिर अभी यहाँ पेश किया जाए। न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने न्यू पेंशन स्कीम को लेकर जो भी कहा है वो तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। वित्त मंत्री ने कहा है कि एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों के पैसे पर भी मोदी सरकार कुंडली मारकर बैठ गई है। किसान आंदोलन के चलते जिस तरह से किसान कृषि बिल संसद में वापस लिए गए हैं, उसी तरह केंद्र सरकार एनपीएस को भी संसद में निर्धारित करके पुरानी पेंशन व्यवस्था पूरे देश में लागू करे। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने अभी पीछे बयान दिया और कहा है कि सरकार जो है वो एनपीएस कर्मचारियों का जो पैसा है केंद्र वो प्रदेश सरकार को नहीं लुटा रही है, नहीं लुटाएगी। मतलब ये बहुत बड़ा तानाशाही फैसला है केंद्र सरकार का। राज्य सरकार का जो पैसा है, जो एनपीएस कर्मचारी का पैसा है, उस पर केंद्र सरकार मोदी सरकार कुंडली मार के बैठ गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का और अधिकारियों का पैसा है जो एनएसडीएल में जाता है, जो शिमला में 19 साल की युवती के साथ रेप का मामला सामने आया। पीड़ित युवती ने यश नाम के एक युवक पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ महिला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया, उसे गिरफ्तार भी कर लिया। युवती ने पुलिस को जानकारी दी कि पिछले 6 माह से यश नाम के इस युवक के साथ उसकी फोन पर बातचीत हो रही थी। 26 फरवरी को वो युवक से मिलने बाजार गई। इस दौरान युवक उसे एक होटल में ले गया और रेप किया। आरोपी ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी। बिलासपुर के एसपी दिवाकर शर्मा का तबादला डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन होंगे नए एसपी। आपको बताएं कि दिवाकर शर्मा को 4th IRBN बटालियन जंगलबेरी का कमांडेंट बनाया गया है। राज्य सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं डॉक्टर कार्तिकेयन। तो बिलासपुर के एसपी दिवाकर शर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है। डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन होंगे नए एसपी। दिवाकर शर्मा को 4th IRBN बटालियन जंगलबेरी का कमांडेंट बनाया गया। राज्य सरकार ने इस बारे में तमाम आदेश जारी कर दिए हैं। 2014 बैच के आईपीएस हैं डॉक्टर कार्तिकेयन। खबर शिमला से है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार अपनी कोशिशें कर रही है। पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया कि शिमला में 50,000 के करीब छोटी गाड़ियां हैं, जबकि 1,000 बसें हैं। इनके अलावा हजारों मालवाहक वाहन और सैलानियों के वीकेंड पर औसतन 20,000 वाहन यहां आते हैं। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को बीट पर आधारित किया गया है। जल्द ही इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जो जीवन को चलाने के लिए ट्रैफिक का सुचारू होना बहुत जरूरी है। इसी दिशा में वर्तमान में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक है वो सुचारू चले, व्यवस्थित चले। ये जानने वाली बात है कि आज शिमला में हमारी 50,000 से ज़्यादा LMB छोटी गाड़ियां हैं। 1,000 के करीब हमारे ट्रांसपोर्ट बसेस चलती हैं। एसेंशियल सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज को लेकर के जो गाड़ियां आती हैं वो भी बड़ी संख्या में है और टूरिस्ट और सैलानी भी बड़ी संख्या में आते हैं। पिछले शनिवार को हमारे शिमला सिटी में 20,000 गाड़ियों का आवागमन हुआ, जो बड़ी संख्या में गाड़ियां आ रही हैं। तो इस सब चीज को सुचारू और सुनियोजित करने के लिए जो बतौर एसपी पुलिस अधीक्षक की बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं स्वयं इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करूं, फील्ड असेसमेंट करूं, देखूं कि किस तरह से हमारे जवान भी काम कर रहे हैं और फील्ड के चैलेंजेस क्या हैं, उनको कैसे और व्यवस्थित किया जा सकता है, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स को और कैसे सप्लाई करें स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये सारे केंद्र बिंदु हैं। इन सभी चीजों को हम सुनियोजित और व्यवस्थित करने के ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं। नूरपुर में थाना प्रभारी के रूप में सुरेंद्र धीमान ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ वो अभियान चलाएंगे, साथ ही अवैध खनन पर भी वो उचित कार्रवाई अमल में लाते रहेंगे। अभी जो कुछ एक मेरा जो ऑलरेडी कंसर्न है
तो जैसे हमारा थोड़ा बॉर्डर एरिया के रिलेटेड जो है यहाँ पे इसका नारकोटिक्स का, चिट्टे का, खनन का ये थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसके ऊपर वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और थोड़ा यहाँ पे देख रहा था मैं, थोड़ा इसका ट्रैफिक के भी रूल्स की काफ़ी अवहेलना हो रही है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो यंगस्टर हैं वो ही भी बिना हेलमेट के चले हुए हैं। मेरी गुजारिश है सबसे, क्योंकि हेलमेट लगाएंगे तो हमारी ही सुरक्षा है, आपके परिवार की सुरक्षा है। आप शिमला के ठियोग में एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया, खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रैक्टर पर 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा के मुताबिक दोनों मृतक नेपाली मूल के बताए गए हैं। इनकी शिनाख्त की जा रही है। लाहौल घाटी में कल से मौसम खराब है। सुबह से बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अभी तक 2 से 4 इंच तक बर्फ गिरी है। घाटी के करीब 134 संपर्क सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गए थे। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद 41 सड़क मार्गों को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया, लेकिन HRTC की बस सेवा बहाल नहीं हो पाई। मौसम विज्ञान ने 2 मार्च तक बर्फबारी की संभावना जताई है। और वहीं मनाली में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे यहां के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा ऊपरी इलाकों में भी रुक रुक कर बर्फ का दौर जारी है। यहां के बाशिंदों को एक बार फिर गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में खराब चल रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों से इस खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों का रुख न करने की प्रशासन की ओर से अपील की गई है। मनाली में पिछले कल भी और आज भी लाइट स्नोफॉल हुआ है धुंधी और अटल टनल के आसपास, लेकिन जो रोड्स हैं व्हीकल और ट्रैफिक के लिए थ्रू हैं। अटल टनल तक जो है साउथ पोर्टल तक हमने दोनों साइड जो है बर्फ हटा के रखी है। बोथ वे ट्रैफिक आ जा रहा है। 4x4 एज वेल एज 4x2 के लिए जो है हमने इसे खोल के रखा हुआ है। एडवाइजरी सिंपल ये है कि जब भी नूरपुर के सुलियाली गांव में इंसानियत के तहत एक गाय का अंतिम संस्कार किया। दरअसल ये गाय 2 दिन पहले एक तालाब में मर गई थी। गाय के शव को आवारा कुत्तों ने भी नोचना शुरू किया और इसी के बाद गांव के ही विजय डोगरा नामक एक शख्स ने अपने साथियों की मदद से गाय को तालाब से निकाला और फिर गाय का अंतिम संस्कार किया। विजय डोगरा ने लोगों से अपील की कि बेकार होने वाली गाय या अपने पालतू पशुओं को आवारा न छोड़ें। हमारे यहाँ पर कुछ आवारा पशु रहते हैं, वो थोड़े से बहुत ज्यादा रहते हैं। ये गाय थी बेचारी, बूढ़ी थी, थोड़ी उम्र थी, वो दराई थी। ये 2 दिन से जहाँ पे बैठी हुई थी सर 2 दिन तो बैठी रही, तीसरे दिन खत्म हो गई। तो मेरे कुछ साथियों ने मिलकर इस गाय को मतलब दफनाया है। लोगों से मेरी अपील है कि जो लोग अपने दूध दाद वगैरह पी के आवारा बच्चों को छोड़ देते हैं, उनसे मेरी अपील है और गाय को गौ मत समझ। नालागढ़ के बारियां इलाके में लोग एक तेंदुए के खौफ में जी रहे हैं। यहाँ तेंदुआ एक रेलिंग पर घूमता दिखाई दिया, जिसका सड़क से गुजर रहे एक शख्स ने वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं तेंदुए की वजह से पहाड़ी इलाके के लोगों में खौफ का माहौल है। ऊना में एक युवती का दूसरी लड़की को धड़ाधड़ थप्पड़ मारने का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में जीन्स टॉप पहने युवती अपनी सहेलियों के साथ दूसरी लड़की को थप्पड़ मार रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां एक ही कॉलेज की छात्राएं हैं, लेकिन ये वीडियो किसी प्राइवेट होटल में बनाया गया है। इस मारपीट के पीछे की वजहों का भी खुलासा नहीं हो पाया। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो की अभी तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं पहुंची है। डीएसपी हेडक्वार्टर अंकित शर्मा ने कहा कि अगर इस मामले में पुलिस को शिकायत मिलती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये काफी अभी सुनने में आ रहा था कि एक लड़की जो है वो दूसरी को थप्पड़ मारी और काफी तेजी से ये वीडियो वायरल हो रही थी। बट एट प्रेजेंट हमारे पास ये कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशन नहीं आई है, और जैसी कोई अगर एप्लीकेशन आती है तो हम इस चीज को वेरीफाई भी करेंगे और अकॉर्डिंगली इसको एज पर लॉ एक्शन भी लेंगे। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।